नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी शख्सियत हैं, रोमी शर्मा, जो कि हमारी आज की अतिथि हैं। रोमी शर्मा जी अभिनेत्री हैं, लेखिका हैं, समाज सेवी संस्थाओं से आप जुड़ी रही हैं और आप बहुत ही खूबसूरत ज़मीं पर जन्नत जिसे कहा जाता है उस जगह से आप ताल्लुक़ रखती हैं। जम्मू कश्मीर से आप हैं। रोमी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। तो जैसा कि हमने कहा कि आप अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं और एक बहुत ही प्यारी सी जगह से आप हैं जिसकी अपनी एक संस्कृति है, सबको आकर्षित करती है। तो बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं। हम ऐसा करते हैं कि बचपन से शुरुआत करते हैं। तो जब आप छोटी थी तो आप उस समय भी क्या अभिनेत्री ही बनना चाहती थी? ऑनेस्टली मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट जैसे ही थोड़ा सा मैंने होश संभाला, मैं बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड थी अपने घर में, फर्स्ट डॉटर। मेरे दादाजी आर्मी में थे, सो उनकी कोई बिटिया नहीं थी। बहुत ही उन्होंने मुझे लाड प्यार से पाला और बस जो चीज़ मैंने सोची लाइफ में वो करी। जब थोड़ा होश संभाला तब मुझे लगा, जब मैंने फिल्में देखनी शुरू करी तब तो इतना कॉमन नहीं था फिल्में देखना, लेकिन आई थिंक 8th-9th से VCR होता था तब लोगों के घरों में। वो जब फिल्में देखने लगी तो मुझे लगा नहीं, मैं तो यही करूँगी। तो जब ये बात आपने अपने परिवार में कही, पहले तो आपके मन ने आपसे कही और उसके बाद जब आपने परिवार से कही और ये चुनौती भी रही कि कैसे शुरुआत की जाए, तो क्या प्रतिक्रिया आपको मिली? बहुत बड़ा हंगामा हुआ जी। बिकॉज उस समय में क्या होता था कि नॉर्मली पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे बच्चों को, खास करके बेटी को मैं कहूँगी इस फील्ड में। जी। और जम्मू एक छोटी जगह थी तब, आज तो बहुत फैल चुका है जम्मू भी। और मैं आपको बताऊं कि 93 में जब फर्स्ट वर्कशॉप हुई NSD की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, जम्मू में 40 डेज की वो वर्कशॉप थी। मैं स्कूल से ही गई थी इंटरव्यूज देने, 3 बार इंटरव्यूज हुए, आई गॉट सेलेक्टेड। 40 डेज की जो वर्कशॉप हुई उसमें हमने एक प्ले तैयार किया था MK रैना सर के साथ, जिसका नाम था कबीरा खड़ा बाजार में। अब स्कूल से तो मैं उसके लिए चली जाती थी वर्कशॉप अटेंड करने, बंक मार के, लेकिन जब फाइनल शो था तो आई थॉट ये तो शाम को है, तो अब मैं घर से कैसे निकलूंगी शाम को, बिकॉज माई डैड वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। सो मैंने क्या किया, मैं अपने दादाजी को साथ लेके गई और वो शो हो गया। जब रात को 9 बजे मैं घर आई तो मेरे डैडी तो फिर बंदूक लेके खड़े थे। और उस समय आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र हुई होगी उस टाइम कोई 17। जी। तो फिर दादाजी ने हैंडल किया? पिताजी दादाजी ने बिल्कुल हैंडल किया और मैं बहुत डर गई थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेरे डैडी थोड़ा सा उन्होंने आके देखा मेरे शूट्स पे, क्योंकि वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, बिकॉज मुझे दादाजी की बहुत सपोर्ट थी। और फिर मेरे डैडी को लगा कि नहीं, ये भी एक समाज का हिस्सा है, इसमें भी परिवार, सबके परिवार होते हैं, सबकी बेटियां हैं, तो मतलब एक मैं बड़े कंफर्टेबल माहौल में थी और एटमॉस्फेयर में थी, तो देन दे सपोर्टेड मी। और उसके बाद आगे की जो पढ़ाई थी उसका असर रंगमंच पर पड़ा या फिर क्या रहा? वो तो पड़ा। स्टडीज फिर मैंने डिसकंटिन्यू तो नहीं करी, बट मैंने डिस्टेंस एजुकेशन के तहत करी जम्मू यूनिवर्सिटी से। और रंगमंच थोड़ी देर चला, लेकिन उसके बाद ज़्यादा मैं दूरदर्शन की तरफ अट्रैक्ट हो गई मीन्स मुझे बहुत काम किया मैंने जी। 350-400 सीरियल्स किए मैंने जी। तो मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा लाइफ मैंने अपनी उधर ही दे दी, तो ये भी एक ब्लेसिंग है जी। तो परिवार को किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती थी जब लोग आकर बताते थे कि आपकी बेटी को हमने देखा स्क्रीन पर? वो कैसे रिएक्ट करते थे और बाद में वो आपसे क्या बातें करते थे? मेरा परिवार भी मुझे देखता था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि एक सीरियल मैंने ऐसे किया कि उसमें मैं गाँव वाली होती हूँ और बहुत ही गरीब होती हूँ। एक भेड़ का बच्चा मेरा हस्बैंड सिटी जाता है बेचने, मतलब बहुत ही गरीबी हालत में मुझे दिखाया गया है। तो मेरी मौसी मेरे घर आई रोती हुई कि देखो ये ना रोमी कितनी गरीब है, इसका हस्बैंड वो कुछ बेचने गया था, भेड़ का बच्चा, और वो भी नहीं बिका और लड़की तो मतलब भूख से मर जाएगी, इतनी गरीबी हालत है, अनाज नहीं है उसके घर में। उन्होंने सच मान लिया? उन्होंने सच मान लिया जी। इतना सीधा जमाना था और इतने सीधे लोग थे। तो इसी तरह मतलब जब कभी लोग मुझे मार्केट में देखते थे तो वो मेरे सीरियल्स के नाम से मुझे बुलाते थे, कभी सायरा, सदफ, इस तरह के जी। तो वो भी एक ब्लेसिंग ही है, मैं तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स ही मानती हूँ ये सब जी। उसके बाद आप वहाँ से दिल्ली भी आईं और यहाँ भी आपने लगातार काम करना जारी रखा, आपने अपनी कला का साथ नहीं छोड़ा। तो मैं फ़र्क समझना चाह रही हूँ, दोनों जगह में आपको काम करते हुए कैसा महसूस हुआ?
मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये काम मुझे लगता है ये मेरी लाइफ लाइन है। मैंने नेशनल लेवल के काफ़ी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया, काफ़ी बड़े चैनल्स के साथ काम किया। पहले DD2 होता था, मेट्रो जिसको कहते थे, नेशनल लेवल का DD जालंधर, और बहुत सारे चैनल्स के लिए काम किया। उसमें काफ़ी वेदाई जी हैं, पद्मा जी के मैंने नॉवेल्स किए हैं, पद्मा सचदेव जी, दिनेश बब्बर हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम भी हैं, तारिक शाह जी हैं, शोमा आनंद हैं। मुझे बहुत अच्छा ही लगा। मुझे हर जगह ऐसे लगा कि जैसे ना मैं अपनी फैमिली में ही हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी लकी कि मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। काम तो मिला ही वो टैलेंट के हिसाब से, बट मुझे कभी काम मांगना नहीं पड़ा। ये भी एक ब्लेसिंग ही है, अगेन मैं कहूँगी कि कहते हैं ना, वी शुड बी थैंकफुल एंड वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मुझे काम की कभी कमी हुई ही नहीं। मैं जम्मू से मानसर जाती थी शूट के लिए, और मानसर से मैं बटोत पहुंचती थी या कूद पहुंचती थी, और वहां से मैं गुलमर्ग पहुंच जाती थी। अब आप ये जगह देखिए, कहाँ से कहाँ। सो पूरा एक महीना में बाहर आउटडोर शूट्स पे ही होती थी। उसके बाद जब मैं दिल्ली आई, यहाँ पे भी बहुत काम किया मैंने, पंजाब में मैंने बहुत काम किया। सो काफ़ी सारी जगहों पे काम किया, और बहुत ही अच्छा एक लाइफ का एक्सपीरियंस रहा मेरे। तो हर जगह आपको परिवार जैसा ही महसूस होता रहा? बिल्कुल, जगह मतलब बदलती रही। आपने कहा कि मैंने कला को नहीं छोड़ा, मैं ये कहती हूँ ना मैं कला को छोड़ रही हूँ और ना कला मुझे छोड़ रही है। ये एक ऐसा रिश्ते में हम बंध चुके हैं। रोमी जी, आपकी पहचान एक लेखिका के तौर पर भी है, तो ये बताइए कि काम करते करते आपका जो आरंभिक जुड़ाव था वो रंगमंच से हुआ, फिर उसके बाद आप टेलीविजन में आ गई, तो लेखन इस बीच कहाँ आपके साथ चलता रहा? कैसे आप अपनी भावनाओं को लिखती रही? मैं बहुत छोटी थी, जब स्कूल में ही थी, मैं प्राइमरी में ही, तभी मैं वहाँ की जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, लीडिंग न्यूज़पेपर्स है, मैं उनमें लिखना शुरू कर दिया था। बट मुझे पता नहीं था कि मैं आगे मुझे टाइम मिलेगा या मैं लिखूंगी, कभी आगे इतना सोचा नहीं था। फाइनली वन फाइन डे क्या हुआ कि मैं घर में बैठी हुई थी, और मैंने पहाड़ी में, मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है वो पहाड़ी है जी, जम्मू में हम सेटल्ड हैं, तो उसको पुंछी भी कहते हैं हमारी जुबान को जी। उसमें मैंने एक दिन कुछ लिख के अपने फेसबुक पे डाला। आपको पता है डिजिटल जमाना है, तो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। वो एक पहाड़ी में छोटी सी कविता थी मेरे, जो अभी जम्मू यहाँ में रहती हूँ, गाड़ीगढ़ जगह का नाम है, उसके बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा हिट हो गई। तो मुझे लगा ओके, तो फिर जो मैंने रफ चीज़ें अपनी लिख के रखी थी हमेशा, मैंने क्या किया कि मैंने उनको फेयर किया और एक किताब के रूप में अपनी जो मेरी फीलिंग्स थी उनको संजोया, और वो आपके सामने है, वजह हो तुम। जी, वजह हो तुम जी। तो जब जिक्र चल ही रहा है आपकी लेखनी का, और मैं समझ सकती हूँ कि अपने कागज़ों से कितना प्यार है आपको, हमेशा साथ में रखती हैं, तो यहाँ हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं ज़रूर अपना लिखा हुआ। जी ज़रूर। एक छोटी सी मैं आपको अपनी नज़्म सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है परतें। जी। क्यों दिल की बातें हम लबों पर लाते नहीं, क्यों दिल की बातें हम लबों पर लाते नहीं, क्यों हम खुद को ज़िंदगी जीना सिखाते नहीं। दिल में कुछ और ज़ुबान पर कुछ, दिल में कुछ और ज़ुबान पर कुछ, क्यों इन परतों को हम हटाते नहीं। ये जो फासला है मुखौटे और असलियत का, क्यों हम इन्हें मिटाते नहीं। हमेशा यूं घुट घुट कर जीना, अपने अरमानों को आंसू में भिगोना। सही गलत समाज दायरे, कस्में वादे रिश्ते नाते, क्यों हम ये सब भूल जाते नहीं। क्यों हम खुद को ज़िंदगी जीना सिखाते नहीं, क्यों दिल की बातें हम लबों पर लाते नहीं। वाह, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है और पूरा दिल से लिखा है। तो ये जो मन के ये सारे जो मनोभाव हैं जो आपने कागज़ पर उतारे, और उसके बाद एक किताब की शक्ल इन्हें मिली, तो लेखिका के रूप में तो आपको जानने लगे लोग। फिर भावनाओं के संसार में जब आप जाती रहीं, लोगों से मिलती रहीं, तो ऐसे में ज़ाहिरी तौर पर समाज के अलग अलग तबकों को समझती रहीं। तो क्या जो समाज सेविका का रूप है ये वहीं से शुरू हुआ? नहीं, समाज सेविका का मेरा लेखन से पहले ही शुरू हो गया था, या उसके आसपास ही शुरू हो गया था, बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, बचपन से मैं उनको देखती आई हूँ कि जैसे किसी को ज़रूरत होती थी तो वो सबसे पहले वहाँ पहुँचते थे। और उनका एक नाम है जम्मू में, अपने इसी जो कहते हैं ना, ये इमोशंस, इंसानियत और किसी की भी ज़रूरत में हमेशा खड़े रहना, दिन हो या रात हो, उनकी खुद सेहत अच्छी हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे के वहाँ पहुँचेंगे।
ये विरासत में मिला है हम सब भाई बहनों को। और ये जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया, आप कहते हैं, तब से थोड़ा फाइनेंशियल वे में स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे पहले भी अगर मुझे लगता था कि मैं किसी के घर जाके कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो ये वहीं से स्टार्ट हो गया। ये हमारे पेरेंट्स की देन है हमें, हम सब भाई बहनों को। घर से सीखा है आपने। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, एक इंसान के तौर पर आप घर से जो जहनियत अपनी लेते हैं, जो परवरिश हमें मिलती है, उसके तौर पर हम बड़े होते हैं, और उसके बाद जब अपना एक छोटा सा समाज हम बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो जो कुछ हमें देता है, तो वो कितनी मदद हमें करता है एक इंसान के तौर पर निखारने में? बहुत मदद करता है। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट स्कूल होता है बच्चे का, वो अपना घर होता है पहले। ये जो चीज़ें आप में इम्बाइब की जाती हैं ना, ये जो संस्कार आपको घर में देखने को मिलते हैं या जो दिए जाते हैं, ये पूरी जिंदगी मुझे ऐसे लगता है कि आखिरी सांस तक आपके साथ चलते हैं। मतलब मेरे साथ तो चल रहे हैं, तो मेरा ऐसा यकीन है कि सबके साथ ही चल रहे होंगे। जी। तो रोमी जी, आपको अपने कार्य के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए सराहा गया है। सुषमा स्वराज नारी गौरव सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, शक्ति अचीवमेंट अवार्ड आपको मिला है, साहित्य श्री टाइटल आपको मिला है। तो ये जो उपलब्धियां हैं, जाहिर है कि आपका परिवार इन पर गर्व करता होगा। बिल्कुल। तो अभी आपके बच्चे जो हैं वो किस तरह से इन सबको देखते हैं? उनको भी प्राउड है, फख्र है अपनी माँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चे अभी थोड़ा उनका क्रूशियल टाइम है, बिकॉज बड़ी क्लासेस में है, तो एक्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, बट समाज सेवा जो मेरी है वो चल रही है, उसमें मेरे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस फ्रंट पे वो ज़्यादा जानते हैं। जब आप ये सब कोशिश कर रही होंगी, तब भी समाज का एक नया रूप आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो क्या अंतर आप पाती हैं? आपके बचपन का जम्मू कश्मीर कैसा था, और अभी आप पिछले कुछ सालों में आप क्या बदलाव देख रही हैं? बदलाव तो बहुत है। मैं आपको बताऊं कि जो मेरी पहली कविता थी, पहाड़ी में थी, वो गाड़ीगढ़ में मेरा जन्म हुआ, तो उसमें मैंने वही डिफरेंस बेसिकली दिखाया है कि जब मैं छोटी थी तो क्या होता था और आज के ज़माने में क्या है। हम सब लोग अपनी ज़ुबान बोलते थे, अपनी रूट्स और अपने कल्चर से हम लोग दूर जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। हाँ, और ये जो लैंग्वेज है, मुझे लगा कि जैसे आजकल लोग अपनी ज़ुबान को बोलने में भी थोड़ी सी शर्म, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो जो अपना मैंने एक पेज बनाया, ये जो आर पार लोगों को मिलने मिलाने के लिए बनाया ही था, रोमी शर्मा पुंछी, अपना पुंछी परिवार पीर पंजाल के नाम से जी। तो उसमें बेसिकली अपनी ही जुबान के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में करती हूँ, गेस्ट लेती हूँ, वो लिटरेचर से हों, म्यूजिक से हों जी। बहुत अच्छा लगता है कि ये काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस प्रयास को जी। और इन सब के बीच एक और उपलब्धि आपके साथ जुड़ती है, आपने सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया, तो कैसे उसका विचार आया, कैसा अनुभव था? देखिए, जब मैंने इतने सारे सीरियल्स कर लिए तो मुझे लगा थोड़ा सा हटके कुछ किया जाए, तो ये एक मिसेस इंडिया करके हो रहा था, वुमेन ऑफ डिग्निटी। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं फाइनलिस्ट में पहुंच गई। लेकिन जब मैं फाइनलिस्ट में पहुंच गई, अभी उनका फाइनल होना था, तो कोरोना स्टार्ट हो चुका था तब तक। जो सामान मुझे फाइनल रैंप वॉक के लिए लेके जाना था, उसका काफी खर्चा था, लेकिन एज सोशल वर्कर मुझे ये लगा कि मैं अगर फाइनल राउंड में जाके मैं मिसेस इंडिया बन भी गई तो क्या होगा, ये 50-60 हजार से तो बहुत लोगों का पेट की भूख मिट जाएगी जी। आई डिसाइडेड कि मैं फाइनल उसमें नहीं जाती हूँ, और वो जो पैसा है मैं इन लोगों की उसमें थोड़ा लगा देती हूँ। इस तरह करके फिर हमने वो पैसा बहुत काम आया, और मुझे ऐसे लगता है एक सेटिस्फेक्शन है कि एक नेक काम में लगा, तो मैं अपने लिए वैसे ही मुझे लगता है कि मिसेस इंडिया हूँ। बिल्कुल। और अगर अवसरों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, जब आप छोटी थी उस वक्त महिलाओं के लिए काम करने के अवसर या उनका समाज में जो उनकी भूमिका थी, वो उस वक्त कैसी थी, अभी कैसी है? देखिए, हर चीज़ के प्लस और माइनस होते हैं। डेफिनेटली आज लेडीज़ के लिए बाहर काम ज़्यादा हो गया है। रोमी शर्मा जी, आप बहुत कुछ तो अचीव कर चुकी हैं, आपकी अपनी एक पहचान है, आप दूसरों को भी अपने काम से जो है वो खुशियां दे रही हैं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपकी आने वाली योजनाएं भी जो हैं वो पूरी होती रहें। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो कार्यक्रम प्रस्तुत करता प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब लेती हूँ आप सबसे अनुमति। नमस्कार।